सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आज का चैप्टर जो है, आज का जो क्लास है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को, यानी कि प्रीवियस कक्षाओं में आपके पिछले सालों में आपके बोर्ड परीक्षा के जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और एक बार कोशिश करेंगे उनको समझने की कि किस टाइप से हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है और किस टाइप से हमको उनका आंसर्स करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब पे सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग पुट अप करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं 2020 के विज्ञान के प्रश्न पत्र। बोर्ड परीक्षा 2020 का जो विज्ञान का प्रश्न पत्र आया था उसको हम डिस्कस करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2020 में साइंस का जो पेपर आया था, है ना, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज पेपर का फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा कि फॉर्मेट किस टाइप का होता है पेपर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में हम जैसे कि देख सकते हैं 2020 विज्ञान सैद्धांतिक का पेपर है और देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखे होते हैं, जो सामान्य निर्देश होते हैं वो लिखे होते हैं आपके लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 80 नंबर का पेपर है। ज्यादा में से ज्यादा आपके 80 नंबर आ पाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर करने के लिए, ठीक है। कुल 30 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं आपको, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर और बातें की जाए तो पहले इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो हमको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और 30 क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। 30 क्वेश्चंस हमको जो है करने होते हैं। उसके हर एक प्रश्न के लिए कुछ फिक्स नंबर होते हैं, वो हमको क्वेश्चंस के सामने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पर हमें क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन के लिए जो नंबर असाइन होगा वो भी हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा हमारे पास ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 अंक के प्रश्न होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 अंक के प्रश्न होते हैं, उसके बाद 3 अंक के प्रश्न होते हैं और उसके बाद 4 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहले हमको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर हमको दिया रहेगा और 4 आंसर होंगे, चारों में से एक को हमको सेलेक्ट करना है जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है, उसमें हमको आंसर जो है खुद से लिखना होगा। उसके बाद 2 अंक के प्रश्न होंगे 7 से 15 तक, उसमें एक क्वेश्चन अगर सही हो गया आपका तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। और 16 से 24 तक आपको एक क्वेश्चन सही होने पे 3 अंक मिलेंगे और 25 से 30 तक एक क्वेश्चन सही होने पे 4 अंक आपको मिलेंगे। यही जो निर्देश है ये नीचे इंग्लिश में भी लिखे गए हैं एज सिमिलरली। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपका, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, रिसेंटली हमने फिजिक्स के एक टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम लोग पहले इस पेपर में ढूंढते हैं कि वो क्वेश्चंस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। हमने अभी पढ़ा था लेंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था हमने, मिरर दर्पण से रिलेटेड हमको कुछ दिख जाए, ठीक है। देखो दिख गया है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे बार बार एक बात कही थी कि बच्चों जो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, वहां पर आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हमने रिसेंटली मिरर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था, हमने स्फेरिकल मिरर्स यानी कि गोलीय दर्पण पढ़ा था। तो गोलीय दर्पण से संबंधित एक क्वेश्चन आ रखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। अब याद कीजिए, गोलीय दर्पण हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, 2 टाइप्स के पढ़े थे। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो हमने ये बात करी थी, ये जो गोलीय दर्पण है, सपोज एक गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से है,
ये है, ठीक है। अब आप नाम भी बताएंगे ये कौन सा गोलीय दर्पण है, ये जो दर्पण है ये कौन सा गोलीय दर्पण है। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसके परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इस पे पीछे की तरफ तो पॉलिश और की है, तो परावर्तक इस पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका आगे का, जो कि अंदर को है ना, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में हमसे जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि इसका ध्रुव कहां पर होता है भाई, इसका ध्रुव दर्पण के ठीक बीचों बीच होता है, और यहाँ पर इसका एक मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है, और ठीक बीच में इसका फोकस होता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो अगर बात करें दर्पण के ध्रुव, ये रहा दर्पण का ध्रुव और ये रहा उसका मुख्य फोकस, ये रहा दर्पण का ध्रुव और ये रहा मुख्य फोकस। इस दूरी को हम क्या नाम देते हैं भाई, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हमको जो हमने बातें पढ़ी है उस पर बेस्ड आर्क है, ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के आप समझ करके फोकस दूरी पे टिक लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इज फोकल लेंथ, फोकस दूरी, है ना। इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन को लिखा हुआ है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। पोल मतलब हो गया बच्चों ध्रुव, और प्रिंसिपल फोकस हो गया मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए, और फोकल लेंथ मतलब हो गया फोकस दूरी। आ गई होगी बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमको कितना आसान मिल गया है 1 नंबर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस को इसमें ढूंढते हैं। आगे अगर हम चलें तो हमको देखने को मिलेगा, पहले सिर्फ फिजिक्स के जो क्वेश्चन हमने अब तक पढ़े हैं, ठीक है, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट अगर हमने समझा होगा तो ही हम इसका आंसर सही सही दे पाएंगे। देखो, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब एक आदमी है जिसको दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन कोई चीज उसके सामने पर रखी है वो उसको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा। मतलब कि जब आपके नेत्रों से संबंधित आपको कोई चीज साफ दिखाई दे रही है, कोई चीज आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपके नेत्र में जो है वो क्या है, आपकी दृष्टि में जो है वो दोष है ना। तो आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा दृष्टि दोष होगा। मतलब कि दृष्टि दोष जो है वो 2-3 प्रकार के होते हैं, है ना। हमसे पूछा गया है कि कौन सा दृष्टि दोष ये होगा जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देखी जा रही हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देखी जा रही है। तो इस दृष्टि दोष का मैं आपको नाम बताऊं, इसमें आपको 1-2 बातें और बताऊंगा। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को दूर का साफ दिख पा रहा है लेकिन नजदीक का नहीं दिख पा रहा है, तो मतलब कि उसे दूर दृष्टि दोष है। उसे क्या है, दूर दृष्टि दोष है। ये बात समझना, ये बात को समझना कि अगर किसी व्यक्ति को दूर का तो दिख पा रहा है लेकिन नजदीक का नहीं दिख पा रहा तो उसे दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पास का दिख रहा है, पास की वस्तुएं, चलिए यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है तो शायद पूछा जा सकता है और भी, ठीक है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं। तो कौन सा दृष्टि दोष है भाई, जब ऐसा होगा तो हम इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। याद रखें, दूर दृष्टि दोष, कंफ्यूज हो जाते हैं, नजदीक का नहीं दिख रहा है पर दूर दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। चलिए, और दूसरा है नजदीक यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं। तो ऐसा दृष्टि दोष, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। और जिस व्यक्ति में ये दोनों ही दोष होते हैं, जिस व्यक्ति में ये दोनों ही दोष होते हैं, देखिए मानव नेत्र से संबंधित जो टॉपिक है
वो हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन 3 दृष्टि दोष जो है सामान्यतः दृष्टि दोष में देखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पहले दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखेंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं, ठीक है, उसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष। दूसरे दोष में क्या होगा, नजदीक की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी, वो निकट दृष्टि। अब कुछ लोगों में ऐसा दोष होता है कि उनको दोनों ही जगह की दोनों ही दोष होते हैं, उनकी आंखों में दोनों प्रकार के दोष होते हैं। इसको हम कहते हैं जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। तो जरा दूर दृष्टिता एक ऐसा दोष है जिसमें कि व्यक्ति दोनों प्रकार के दोषों से, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित रहता है। एक और होता है, एक होता है मोतियाबिंद, जिसे कहते हैं कैटरेक्ट। तो मोतियाबिंद में क्या हो जाता है भाई, जो आंख में जो है, आंख के जो लेंस है उसमें थोड़ा सा क्या है, धुंधलापन हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जो दृष्टि दोष है, ठीक है। और इसमें हमको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पहला और दूसरा टाइप का पूछा हुआ है। इनका संशोधन पूछा जा सकता है आपसे कि किस प्रकार से इनको संशोधित किया जाए। तो संशोधित जो है हम लोग दृष्टि दोष को पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में। पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये आपके सिलेबस में है या नहीं है सब, फिर उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। अगर सिलेबस में होगा तो ही हम इसे पढ़ेंगे, अदरवाइज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिख रहा था तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटी मोटी जानकारियां हमने डिस्कस कर ली। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें काफी सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बायो के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो फिजिक्स के क्वेश्चन पर है, ठीक है। और फिजिक्स के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हमको दिख गया जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है चैप्टर, ठीक है। बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, सामने देखिए, सामने नंबर भी लिखा हुआ है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं कह रहा हूं जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका क्या मतलब है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कम आपको इसमें लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग बात करेंगे जल का अपवर्तनांक। अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आंसर को लिखना किस प्रकार से है, आपको आंसर से लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। 2 चीजें होती है, काफी सारे बच्चे जो है एग्जाम देने के बाद ये बोलते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो ये बोलते हैं कि मैंने सारा कुछ सही सही किया है, सारा कुछ क्या किया है, सही सही किया है, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है, मुझे एग्जामिनर ने नंबर नहीं मिले हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई गलती है, हो सकता है आपने कोई छोटी मोटी गलतियां करी हो जो आप ध्यान न देते हो, ठीक है। तो अभी जब आप अभी रफ टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब जब आपका ये क्या है, तैयारी चल रही है, आपका अभी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन को आप बहुत ध्यान से करें, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें प्रिपरेशन में। अब इसमें फोकस रहने का मतलब क्या है, फोकस रहने का मतलब ये है कि जब आप कोई अपने रफ नोटबुक में आंसर लिख रहे हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखें मानो आप वो आंसर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप उस आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे, उस प्रकार से आप अपनी कॉपी में अभी काम करो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का, ठीक है। अब आप एट द टाइम सीधे अगर बोर्ड एग्जाम में जाकर के आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ गलतियां होंगी आपसे, और वहां पर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा उन गलतियों को ठीक करने का, क्योंकि बोर्ड का एक पेपर तो 3 घंटे का होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इससे पहले बोर्ड एग्जाम की काफी सारी तैयारी कर सकते हो। आप हर बार ये सोच के लिखो कि आप किस में लिख रहे हो, बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हो। अगर आपसे कोई गलती हुई भी तो वो आप अभी ठीक कर सकते हैं, मौका है अभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर तो काफी लेट में होना है ना। तो बोर्ड एग्जाम होने तक आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर चुके होंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको जितना भी नॉलेज है
उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करते रहें। कई बार ये होता है, हमें चीजें पढ़ी हुई होती हैं और हमें लगता है हमें सारी चीजें पता है, हमारे माइंड में ऐसा लगता है हमें कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ये चीज तो मुझे अच्छे से आती है। लेकिन अगर हमें कोई अच्छा से अच्छा टॉपिक, अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम उसे भूलने लग जाते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें हम भूलने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको जरूर करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, वो आपको टू द पॉइंट लिखना है, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना आंसर लिखना सीखे, किस तरीके से लिखना है, कितने शब्दों में, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता, ठीक है, आपका आंसर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, जल का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 1.33, इस कथन का क्या अभिप्राय है ये पूछा है हमसे। चलिए, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या मतलब है, देखो अपवर्तनांक का मतलब होता है, अपवर्तनांक का मतलब होता है 1 बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे हम सी से निरूपित करते हैं, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, माध्यम में प्रकाश की चाल सी बराबर 1 बटे अपवर्तनांक होगा, है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटे अपवर्तनांक। अब जल की बात करी जा रही है, तो जल में प्रकाश की चाल, माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, जल में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 1 बटे जल का अपवर्तनांक जो कि 1.33 है, ठीक है, 1 बटे 1.33। इस कथन का क्या मतलब हुआ, देखो इस कथन का मतलब ये हुआ, अतः इसका अभिप्राय है कि जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1 बटे 1.33 गुना होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इनका जो अनुपात होगा 1:1.33 होगा। इतनी सी बात आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में, इतना सा पॉइंट अपना मेंशन करना है। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई है। हमने अपवर्तनांक पढ़ा था ना, अपवर्तनांक का क्या मतलब था, अपवर्तनांक का मतलब था कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमने ये बोला था सबसे तेज किस में चलती है भाई, वायु में, या फिर निर्वात कह लो, ठीक है। तो सबसे तेज किस में चलती है, वायु निर्वात में, तो वहां पर हमने प्रकाश की चाल को माना था सी, इसका कुछ मान है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है, वायु या निर्वात में। बाकी जो भी माध्यम होगा, चाहे जल कह लो, चाहे कांच के अंदर कह लो, है ना, चाहे आप किसी पदार्थ में आप कह लो, किसी भी माध्यम में आप कह लो, कि जो प्रकाश की चाल होगी वो अब कम होती जाएगी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वो वायु के तुलना में कितना कम हो रही है, मतलब उसका कितना गुना है, समझ रहे हैं आप, वो अपवर्तनांक है। नहीं समझे, कि जैसे सपोज वायु में प्रकाश चलता है, सपोज बोल रहा हूं, ठीक है, सपोज बोल रहा हूं 10 मीटर प्रति सेकंड से, एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। और कोई एक माध्यम है, सपोज कोई माध्यम है, कोई एक माध्यम है, ठीक है, उसको मैं माध्यम बोल रहा हूं, कोई एक माध्यम है, कोई भी एक माध्यम, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, तो क्या होगा भाई, आधा हो गया। तो यहां पर इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 1/2। समझ में आया, कि जहां प्रकाश की चाल का जो किस हिसाब से चेंज हो रही है, सबसे तेज किस में चलती है, निर्वात में चलती है, ठीक है, और उसका कितना गुना कम हो रही है दूसरे माध्यमों में, उसको हम माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। तो माध्यम का अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब प्रकाश की चाल उसमें वैसे वैसे कम होती जाती है। बात समझ में आएगी, ये आई बात समझ में आई है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कम होती है, उससे कम होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा तेज प्रकाश कहाँ चलता है, वायु या निर्वात में। तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं कितने गुना कम हुई है, ज्यादा हुई है, अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक का ये मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे को क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभिक्रियाओं के लिए समीकरण, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें हम, देखिए एक ये क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने की घटना को समझाइए।
ये क्वेश्चन हमने पिछली 2 या 3 क्लास पहले हमने ये क्वेश्चन करा है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सेम टू सेम लिखवाया पूरा डिटेल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। जरा देखिए सामने, देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन। जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक, देखिए उसमें कितनी सारी चीजें आ गई है। 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, 2 चैप्टर्स में से अभी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स का आप कवर अप कर चुके हैं, कितने मार्क्स का इस पेपर में उन 2 चैप्टर से आया है। ठीक है, और जो चीजें पढ़ी हैं उनमें से ही आया है। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इंद्रधनुष के बनने की घटना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें रिसेंटली पढ़ा है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफी सारे बच्चों को जो है डाउट रहता है, और ये क्वेश्चन हमने करे। देखो, एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखी है। ठीक है, और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अच्छा, दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने चैप्टर करा है, जिन बच्चों ने इसको आराम से पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो इस बात को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमसे ये कहा गया है कि क्वेश्चन में एक वस्तु को हमने कहा रखा है, एक वस्तु को हमने रखा है C और F के बीच में। चलिए हम लोग बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा पहली बारी में अवतल दर्पण को हम ले रहे हैं। पहली बारी में हम कौन से दर्पण को ले रहे हैं? अवतल दर्पण को। ठीक है, और यहाँ पर ये रहा अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो आप किरण आरेख बनाओगे, बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको हमेशा और हमेशा स्केल से बनाओगे। किससे बनाओगे भाई? स्केल से बनाओगे। अगर स्केल से नहीं बनाओगे गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। स्केल से जरूर बनाना। ये रहा इसका पोल P, और इसके अलावा ये रहा इसका वक्रता केंद्र C, और इसके ठीक बीच में कहीं पर मैं रख देता हूं। देखो, मैं अभी स्केल से नहीं बना रहा हूं, अंदाजे से बना रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको स्केल से बनाना। F जो है वो P और C के ठीक बीच में होता है। आपसे क्या बोला गया है? वस्तु है C तथा F के बीच में, C तथा फोकस F के बीच में रखिए। वस्तु को रख देते हैं C और F के बीच में। ये रख दिया मैंने वस्तु C और F के बीच में। ठीक है, ये रही वस्तु C और F के बीच में। अब क्या करना है? इससे बनने वाला प्रतिबिंब आपको बताना है कि कहां पर बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 पॉइंट्स बताए थे आपको। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 पॉइंट्स बताए थे कि 2 किरण आपको इससे गुजारनी है। 2 किरणें इससे हमको क्या देखनी है कि कहां पर आपतित होकर के परावर्तित हो रही है ना? तो दो परावर्तित किरणें जहां पर कटेंगी वो होगा उसका प्रतिच्छेद बिंदु, और वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। देखो समझाता हूं, चलिए इस प्रकार से बनेगा। देखो, एक किरण हम लेंगे यहाँ वक्रता केंद्र से होकर के जो जा रही है, ठीक है, और इसके सर से होकर जा रही है। एक किरण हम कुछ इस प्रकार से, ठीक, तो ये इस प्रकार से जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी रास्ते वापस आ जाती है। मतलब ये किरण जो है इसी रास्ते वापस भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक परावर्तित किरण कौन सी हो गई? ये खुद जो किरण हमको दिख रही है। ठीक है, दूसरी किरण हम लोग लेते हैं इसके समांतर। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए किस प्रकार से लेंगे। ये देखिए, दूसरी किरण को हम ऐसे ले लेते हैं। ये रही दूसरी किरण, ऐसे आई सपोज। ठीक है, तो हम ये बात भी जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से होकर जाती है? वो फोकस से होकर जाती है। ऐसे कैसे होकर के जाएगी? ऐसे फोकस से होकर। अब 2 परावर्तित किरणें मिल गई भाई, एक ये मिल गई और एक ये वाली है। इन दोनों को मिलाओ जरा, कहां पर कट रहा है? यहां पर कट रहे हैं दोनों के दोनों। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? वो बनेगा इस बिंदु पर। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। और ये देखिए ये कैसा बनेगा? ऐसा उल्टा बनेगा। तो अगर ये ए बी हमारी वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? तो प्रतिबिंब के बारे में हम क्या बात बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और मुझे कैसा दिख रहा है? ये वस्तु छोटी दिख रही है और उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा दिख रहा है, साथ ही साथ उल्टा भी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है एवं वस्तु से बड़ा है। उत्तल दर्पण भी देख लेंगे जल्दी से, उत्तल दर्पण का केस भी देख लेंगे। उत्तल दर्पण में वैसे तो आपको याद होगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, है ना? 2 ही ऑप्शन इसमें होते थे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के। तो हम फटाफट से उन दोनों केसेस में से एक केस यहाँ पर दे रखा होगा, उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
ये रहा उसका ध्रुव P, ठीक है। इसमें हम ये जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण के जो बिंदु होते हैं, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, ये दर्पण के पीछे स्थित होते हैं, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर रखी है भाई, वस्तु कहाँ पर रखी है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, देखो वस्तु रखी है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना कि वक्रता केंद्र कहाँ है भाई, ये रहा, फोकस कहाँ है, ये रहा, इसके बीच में वस्तु रखनी है। अब ये आप देखें ध्यान से कि ये दर्पण का पिछला भाग है, दर्पण का पिछला भाग है, इसके पीछे पॉलिश हो रखी है, जहां पर पॉलिश रहती है वो पिछला भाग होता है, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ ये रहा। यहाँ पर वस्तु इस तरफ रखेंगे हम, वस्तु यहाँ पर कहीं पर भी रख लो, ठीक है, इधर रखने का तो लॉजिक ही नहीं बनता है ना। तो आप कहेंगे कि अगर मैं वस्तु को यहाँ पर C और F के बीच में रखता हूँ, अगर आपको दर्पण के सामने अपना चेहरा देखना है ना, शीशे में अपना चेहरा देखना, तो आप शीशे के सामने खड़े होंगे, पीछे थोड़े ना खड़े होंगे उसके, समझ में आ रही है बात। तो आप इसमें लिखेंगे कि F व C यानी कि फोकस और जो वक्रता केंद्र है ये उत्तल दर्पण के पीछे स्थित है, उत्तल दर्पण के पीछे स्थित है, ठीक है। अतः यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को हमको सामने रखना पड़ेगा यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो इसमें दो केस होते थे, या तो वस्तु अनंत पे हो, या तो ये जो पोल है इसके सामने हो कहीं भी, अनंत और P के बीच में हो कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता था वो हम ये जानते थे ये P और F के बीच में बनता था। छोटा प्रतिबिंब बनता था, सीधा प्रतिबिंब बनता था और आभासी प्रतिबिंब बनता था। ये थी उत्तल दर्पण की खासियत। समझ में आई है बात। ये आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ जो हमने पीछे पढ़ी हैं और उनको रिवाइज हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आई है बात, समझ में आ गया है ये पॉइंट। तो इसको जो है आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरीके से। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि किरण आरेख को हमेशा स्केल और पेंसिल से ही बनाना है। नोट डाउन कर ले इसे। फिर बोलते हैं कि हमारे नंबर कम आए, ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से कम आते नंबर। पेन से आप बनाएंगे, कोई गलती होगी तो उसे मिटा थोड़े ना पाएंगे, है ना, काटना पड़ेगा, तो वो चीजें सही नहीं लगती है किरण आरेख में। रे डायग्राम आपका कैसा होना चाहिए, नीट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। किरण आरेख को हमेशा स्केल और पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते, देखो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आगे 24, 25। तो आई थिंक कि हमने सारे क्वेश्चंस लगभग जो इस चैप्टर के थे वो कर चुके हैं, ठीक है। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, देखो 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, कितने सारे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। कुछ ही दिन पहले हमने क्वेश्चन करा है, कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन करा है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर करवा देता हूँ, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिंब का आकार हमको दे रखा है। बिंब का आकार मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन। बिंब का आकार मैंने आपको बताया था h 4 सेंटीमीटर। बिंब का आकार क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 25 जो वस्तु की दूरी है वो दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्मॉल यू से। अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये हमने पढ़ा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वेंशन में। हमको क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब कहां पर होगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, दर्पण सूत्र लगा लो। दर्पण सूत्र क्या होता था, दर्पण सूत्र से हम ये देख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है भाई, -15। 1/v कितना है भाई, निकालना है। 1/u कितना है, -25। तो ये माइनस मैंने आगे ले लिया यहाँ पर आके। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/-15 प्लस 1/25। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/v इज इक्वल टू 25 × 15,
ठीक है, और यहाँ पर 15 माइनस का 25 प्लस का 15, ठीक है, माइनस का 25 प्लस का 15, माइनस 10 अपॉन 25 इंटू 15। इसको हम अगर मैं काटूं तो ये कटेगा 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 25 या 75, 2/75, ठीक है। ये आई है किसकी, 1 अपॉन वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, -75/2। -75/2 का मतलब होता है भाई 37.5 सेंटीमीटर माइनस का। तो सीधी सीधी बात, पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, आप कहेंगे -37.5 सेंटीमीटर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पर्दे को रखा जाए दर्पण के सामने कितने दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको प्रतिबिंब साफ दिखेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा दिख रहा है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है हमारा अवतल दर्पण, वस्तु से बड़ा बनाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और कहां पर बनेगा भाई, वक्रता केंद्र से दूर, क्योंकि हम साफ साफ देख रहे हैं फोकस दूरी 15 है, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो 30 सेंटीमीटर होगा, और ये 37.5 सेंटीमीटर, मतलब उससे भी आगे बन रहा है, तो सी से दूर बनेगा, सी से परे। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात आपको बताऊं तो हमने लगभग इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। आप देखो 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 नंबर का क्वेश्चन एक करा था, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे हमारे ऑप्शनल में, दोनों क्वेश्चन हमको आते थे, ठीक है, इंद्रधनुष वाला, और साथ ही साथ हमने जो क्वेश्चन करा था ये वाला, ठीक है। तो 4 और 3 7 नंबर के क्वेश्चन आ रखे। इसके अलावा और अगर बात करें तो हमने यहाँ पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी करा था, ये देखिए। तो 7 और 2 9, इसके अलावा 9 और 1 10 जो दृष्टि दोष से आ रखा है हमारा क्वेश्चन, और एक नंबर का क्वेश्चन है 11। तो लगभग 11 नंबर के क्वेश्चन जो है हमको यहाँ से देखने को मिले हैं। कितने नंबर के, 11 नंबर के। तो आउट ऑफ 80 11 नंबर के क्वेश्चंस आपको एक ही चैप्टर से देखने को मिले। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जो बताई गई वो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर पढ़ के लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस